नमस्कार सभी सुनने वाले साथियों को। आज इस वीडियो के अंदर ये औद्योगिक क्रांति का तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति का रिजल्ट क्या रहा, यानी इसने कितने हद तक विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित किया, या समाज को प्रभावित किया, या राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया। इस तरह से इसके परिणामों पर चर्चा है वो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। औद्योगिक परिणामों के अंदर सबसे पहले इस क्रांति के परिणामों में से लेते हैं इसके आर्थिक परिणाम क्या निकले। जैसे आप देख रहे हो, आपके सामने 7 आर्थिक परिणाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ। क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जो सर्वप्रथम विनाशकारी प्रभाव है वो घरेलू उद्योग धंधों पर ही पड़ा। क्रांति के पूर्व जो कारीगर लोग अपने घरों में काम करते थे और जिनके पास कम पूंजी थी और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते थे, उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम इसने किया। तो एक तरह से ये घरेलू उद्योगों पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा, बड़े कारखानों की स्थापना हुई, यानी अब घरेलू की जगह पर बड़े बड़े कारखानों फैक्ट्रीज में काम होने लगा, जहां मशीनें लगने लगी, आधुनिक मशीनें लगी जो यंत्रों से या वाष्प से चलने वाली थी, जहां हजारों लोग एक साथ काम करते थे। काम की मॉनिटरिंग होने लगी, काम के घंटे निर्धारित होने लगे। तो इस तरह से बड़े स्तर पर कारखाना पद्धति की शुरुआत हुई। इसके अलावा विशेषता का विकास हुआ। घरेलू उद्योग धंधों में वस्तुएं शुरू से अंत तक एक ही प्रकार की बनाई जाती थी, लेकिन इसके अंदर कारखाना पद्धति में इसका स्वरूप बदल गया और नई नई तरह की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों के द्वारा वस्तुएं तैयार की जाने लगी। उदाहरणार्थ, एक कार में कई सौ पुर्जे होते हैं। अक्सर एक बड़ा कारखाना एक हिस्सा बनाता है और कुछ कारखाने स्क्रू पेच बनाते हैं, कुछ बैटरियां बनाते हैं, कुछ कार का ढांचा बनाते हैं, कुछ टायर बनाते हैं, तो कुछ इंजन बनाते हैं। तो इस तरह से विशेषता पर जोर दिया जाने लगा। इसके अलावा नए नगरों का विकास भी हमें दिखाई देता है। इंग्लैंड के अंदर विशेष करके बड़े नगर जैसे लीड्स है, मैनचेस्टर जैसे नगरों की यहाँ पर इसमें नींव पड़ी। इसके अलावा अन्य देशों के अंदर भी बड़े नगरों की स्थापना है इस क्रांति के दौरान हमें दिखाई देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाजारों के संरक्षण पर जोर दिया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक विकसित देश के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षण प्रदान करे, अर्थात उस पर नियंत्रण रखे। इस दृष्टि से अब राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा। अन्य राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं पर भारी चूंगी कर लगाया जाने लगा। वह स्वदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाने लगा और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पर भी जोर दिया जाने लगा। इसके अलावा परस्पर निर्भरता बढ़ी। आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने संसार के सभी देशों को परस्पर निर्भर बना दिया। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर लेता था, लेकिन इसके बाद यातायात के जो साधन बढ़े, इससे दूर दूर के देशों तक पहुंच सुनिश्चित हुई। संसार के सभी बाजार है वो एक दूसरे से जुड़ गए। तो इस तरह से परस्पर निर्भरता भी इस औद्योगिक क्रांति के पीरियड में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य प्रभाव भी पड़े, जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों के अंदर ही वृद्धि दिखाई देती है। संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास भी बड़े स्तर पर होने लगा। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में तेजी आई, लागत में कमी आई। इसलिए लोगों की स्थिति में भी सुधार होने लगा। पूंजीपतियों का एकाधिकार भी बढ़ने लगा। असमान वितरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियां भी हमें इसमें दिखाई देती है। तो इन आर्थिक परिणामों के बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसके सामाजिक प्रभाव क्या रहे। तो सामाजिक प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव था मध्यम वर्ग का उदय होता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व समाज में या तो गरीब था और या अमीर, दो ही वर्ग थे। लेकिन अब औद्योगिक विकास के लिए कारखानों की आवश्यकता थी और इसके लिए पूंजी तथा व्यावसायिक बुद्धि दोनों की जरूरत थी। इसलिए मध्य युगीन समाज का है बोलबाला इस पीरियड के अंदर हमें दिखाई देता है। मध्यम वर्ग के पास आवश्यक पूंजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों ही थी। इसके कारण उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा और इन लोगों के द्वारा बड़े उद्योग धंधे भी स्थापित किए गए। इसके अलावा दलाली, ठेकेदारी व अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से भी इस वर्ग का बड़ा खूब विकास हुआ। दूसरा देखते हैं श्रमिकों की दयनीय स्थिति, यानी फैक्ट्री जो सिस्टम आया उसके कारण श्रमिकों की जो स्थिति है उसमें बड़ी गिरावट नज़र आती है, क्योंकि उनको लगभग 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था
और विवश होकर उनको स्त्रियों और छोटे बच्चों को भी काम पर लगाना पड़ता था। 6 से 7 वर्ष के बच्चे भी काम पर लगा लिए जाते थे। कई बार कारखाने बंद हो जाते तो ये लोग बेरोजगार भी हो जाते थे। तो इस तरह से कई तरह की मानसिक परेशानियां और शारीरिक परेशानियां, और चिकित्सा जैसी सुविधाएं नहीं थी। फैक्ट्रीज के अंदर अच्छी हवा पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह से जो श्रमिक वर्ग है उसकी स्थिति दयनीय हो गई। इससे संयुक्त परिवार प्रथा का भी छिन-भिन होना स्वाभाविक है, क्योंकि कारखाना पद्धति लगभग वही थी जहाँ शहरी स्तर था या जहाँ पर श्रमिकों का मिलना निश्चित था। इसलिए जो संयुक्त प्रणाली है, लोग काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाने लगे, तो इससे संयुक्त परिवार प्रणाली का पतन हुआ। अब उसके स्थान पर छोटे छोटे परिवारों का विकास हुआ, जिसको आप न्यूक्लियर फैमिली के नाम से कह सकते हो। पहले महिलाएं घर के काम में व्यस्त थी, अब नारियां भी काम कमाने के लिए बाहर होने लगी। तो एक तरह से उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का युग भी औद्योगिक क्रांति अपने साथ लेकर आई। अनैतिकता का विकास दिखता है। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख दोष यह रहा कि उसने समाज को अनैतिकता की तरफ धकेला। मानव समाज का एक तरह से नैतिक पतन हुआ, जैसे शराब पीना है, जुआ खेलने के प्रचलन बढ़ने लगे, व्यभिचार, अनाचार, स्वार्थपरायणता जैसी प्रवृत्तियां भी बढ़ने लगी। जन स्वास्थ्य की समस्या भी बड़ी नजर आने लगी, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या और तादाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उनके लिए उतने अच्छे स्वास्थ्य की, रहने की और हवा पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं था, चिमनियों के धुएं से भी उनके स्वास्थ्य पर और वायुमंडल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा गंदी बस्तियों की समस्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने गंदी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिकों तथा निम्न आय के परिवार कारखानों के इर्द गिर्द बस बहुत से सटे हुए क्वार्टरों झोंपड़ों में बस गए। इससे गंदी बस्तियों का जन्म हुआ, जहाँ कभी कारखाने स्थापित हुए, इनकी संख्या बढ़ती चली गई और आज के नगरों में एक रोग के रूप में फैलता चला गया। इसके अलावा कुछ अन्य प्रभाव या सामाजिक प्रभाव भी हमें नजर आते हैं, जैसे मानव समाज की सुख सुविधा के अंदर वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देती है। अब तड़क भड़क, चमक दमक, भोग विलास जैसी जो वस्तुएं, उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से लोगों की शिक्षा के प्रति चेतना है वो भी बढ़ी और लोग शिक्षा की तरफ झुकाव रखने लगे। तो ये इसके कुछ अन्य प्रभाव थे। राजनीतिक प्रभावों की भी अब चर्चा कर लेते हैं। इसके राजनीतिक प्रभाव में सबसे पहला है राजनीतिक सुदृढ़ता। औद्योगिक क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन थी कि औद्योगिक देशों की राजनीतिक सुदृढ़ता हुई। औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यातायात के साधनों का विकास हुआ, संचार व्यवस्था में उन्नति हुई। इससे आर्थिक व्यवस्था है वो दुरुस्त हुई और इसने राजनीतिक सुदृढ़ता को बढ़ावा दिया। इसके अलावा औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा है देशों के बीच में देखने को मिलती है, जिसके कारण कई बार विभिन्न देशों के मध्य वैमनस्य एवं तकरार की स्थिति है वो पैदा हो गई। और इसके लिए यानी अपने कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल को जो फैक्ट्री से तैयार होता है उसे खपवाने के लिए उनको नए नए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इन्हीं उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए उनके पास द्वारा आपस में कई युद्ध लड़े गए और एक तरह से साम्राज्यवाद जिसको कहते हैं उसका प्रारंभ हो जाता है। और इस साम्राज्यवाद में इंग्लैंड सबसे आगे निकल गया। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और रूस भी उसके पीछे पीछे आगे दौड़ रहे थे। जर्मनी और इटली बहुत पीछे रह गई और 1870 में जब ये अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रकट हुए तो फिर इन्होंने भी ताबड़तोड़ उपनिवेश बसाने की या प्राप्त करने की कोशिश की, जिसके कारण धीरे धीरे विश्व दो गुटों में बंट गया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा विदेश नीतियों में भी बड़े स्तर पर इसके कारण परिवर्तन हुए। पहले ये देश धार्मिक युद्धों अथवा जातीय युद्धों में अधिक उलझे रहते थे। अब धर्म और जाति की बात गौण हो गई और उसके स्थान पर उपनिवेश तथा विकसित देशों के नियंत्रण अथवा राष्ट्रीय हितों की बात है उसके ऊपर अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग का जो राजनीतिक उत्कर्ष भी हमें दिखाई देता है। राजनीतिक उत्कर्ष भी हुआ क्योंकि ज़्यादातर जो अधिकार है वे कुलीनों और सामंतों के पास थे, जिसको मध्यम वर्ग है वो स्वीकार नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। उसके पास पैसा था, बुद्धि थी, लेकिन सत्ता नहीं थी। इसलिए मध्यम वर्ग ने इसके लिए प्रयास किए कि हमें समानता का दर्जा कुलीनों के समान दिया जाए। तो औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड में और बाद में अमेरिका में मध्यम वर्ग ने अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। 1832 में इंग्लैंड के मध्यम वर्ग को बड़े स्तर पर अधिकार प्राप्त हुए थे।
इसके अलावा हम देखते हैं श्रमिकों का संघर्ष भी हमें दिखाई देता है। जब श्रमिकों से बड़े स्तर के ऊपर कार्य लिए जाने लगे, निर्धनता और अनाथ बच्चों से भी सप्ताह में जब 62 घंटे तक काम लिया जाता था, तो धीरे धीरे श्रमिकों के संगठन बनने लगे और उन्होंने इस तरह के कानूनों का विरोध करना शुरू किया, यानी अपने हितों के लिए संघर्ष करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। और फिर जब इनकी तादाद बढ़ने लगी, इनके संगठन मजबूत होने लगे, तो उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका जैसे जो राष्ट्र थे या जो यूरोपियन या राष्ट्र थे, उनको अपनी बातें मनवाने के लिए मजबूर करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ती गई तो ये अपने हितों को बड़े ज़ोरदार तरीके से रखने लगे थे। इसके अलावा समाजवाद का प्रारंभ भी एक तरह से औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाज में समानता की स्थापना करना। समानता कैसी? आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, अवसरों की समानता, यानी समान कार्य के समान वेतन देना, तो इसी को समाजवाद कहते हैं। इस दिशा में सबसे पहला जो प्रयास है वो अंग्रेज उद्योगपति के द्वारा किया गया, जिसका नाम था रॉबर्ट ओवेन। उसने न्यू लेनार्क, स्कॉटलैंड की गंदी बस्ती को एक आदर्श बस्ती में बदल दिया। न्यू लेनार्क में उसने अपने उद्योगों को मालिकाना अधिकार और मुनाफा मजदूरों और प्रबंधकों के बीच बांट दिए। ओवेन का यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा और अन्य लोगों ने उसे यूटोपिया समाजवादी कहकर उसकी योजना को हालांकि अंगीकार नहीं किया। इसके बाद लुई ब्लांक जैसे जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने भी इस दिशा में कई प्रस्ताव रखे और पेरिस शहर के बेरोजगारों के लिए सरकार के जो कारखाने हैं वो खोल दिए। इसके बाद जर्मनी के जो फेमस जो सोशलिस्ट थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को एक नए रूप में प्रारंभ किया। 1848 में इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया, जिसमें मजदूरों की निर्धन स्थिति को सुधारने से संबंधित विचार प्रस्तुत किए गए। 1867 में मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक के अंदर मार्क्सवादी समाजवाद के बारे में बड़ी डिटेल से लिखा गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस औद्योगिक क्रांति ने समाजवादी विचारधारा को बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया। तो ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम थे, जो मुख्य रूप से हमने 3 भागों में बांटे हैं: आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।